से समझो। दूसरा चैप्टर है ग्लोब, देशांतर और या अक्षांश और देशांतर। क्लियर है? देखो हम पिछले क्लास में बताए थे कि पृथ्वी जो है ना वो गोलाकार नहीं है। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, जिसके कारण पृथ्वी के आकार को भू-आव कहा जाता है। भू-आव का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। अब देखो पृथ्वी जो है ना वो एकदम एकदम ग्लोब के आकार की होती है। ग्लोब यानी वही कि पृथ्वी बहुत बड़ी होती है और उसका अगर छोटा रूप हम छोटा करें यानी बहुत छोटा तो ग्लोब है। ग्लोब को जो है ना पृथ्वी को ही मानकर बनाया गया। देखो ऐसे ही दिखती है सेम टू सेम पृथ्वी। ठीक, ग्लोब जो है ये लघु रूप में पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। क्लियर है? देखो ध्यान से देखो, ऐसे ही पृथ्वी है। ठीक, अब देखो ये तो बहुत छोटा ग्लोब है ना, इससे बड़ा भी बहुत सारा ग्लोब होता है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, यानी बहुत बड़ा कोई भी चीज़ हो तो उसको जाहिर सी बात है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमको दिक्कत होगा, लेकिन ये छोटा है, इसको हम कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। कुछ ग्लोब होता है जो बैलून की तरह होता है। ठीक, उसको ऐसे ही मतलब पॉकेट में रख लिया जाता है, लेकिन उसका जहाँ भी यूज़ हो हवा भर के उसमें उसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, उसको हम पॉकेट ग्लोब बोलते हैं। क्लियर है? देखो ग्लोब जो है ना स्थिर नहीं रहता है, इसको जो है ना घुमाया जा सकता है। ऐसे ही जैसे कुमार का पहिया या फिर लट्टू घूमता, देखो घूम रहा है ना, ऐसे ही। ठीक, इस पर किसी भी स्थान को उसके सही स्थिति में दिखाया जाता है। ठीक है, अब किसी भी स्थान को सही स्थिति में दिखाने के लिए क्या, अब एक बात बताओ, ये एक समतल आकृति है, ये व्हाइट बोर्ड जो है ये क्या है, एक समतल आकृति। ठीक है, इसमें हम किसी भी स्थान को दिखाना चाहें तो हम उसका चित्र बना सकते हैं। ठीक, बन जाएगा आसानी से समतल आकृति पर। लेकिन एक गोलाकार आकृति पर हम किसी चीज को कैसे दिखाएं? ठीक, किसी चीज को गोलाकार आकृति पर, इसी को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, गोलाकार आकृति है ना, गोलाकार ग्लोब क्या है, गोलाकार है। ठीक, तो इस पर हम किसी चीज को कैसे दिखाएं? अब तुम लोग कहोगे कि हम इस पर किसी चीज को दिखाने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? तो देखो पृथ्वी जो है वो भी गोलाकार है ना, तो पृथ्वी पर किसी कौन सा स्थान किस जगह पर है, क्योंकि पृथ्वी तो गोल बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा आकार है ना पृथ्वी का, तो क्या हर जगह मतलब भूमि है? नहीं, उसका 71% भाग यानी 2/3 भाग जो है पृथ्वी का पानी है, पिछले क्लास में बताए थे। ठीक है, और बाकी जो सिर्फ 29% भाग बचा रहा है तुम्हारा, वही क्या है, भूमि है। तो वो भूमि जो है ना ये पृथ्वी के किस जगह पर है? ठीक, और वो भूमि में जो है ना बहुत सारा चीज़ है, देश है। ठीक है, यानी द्वीप है, महाद्वीप है, उसके बाद जल में महासागर है। तो ये सब कौन सा महासागर किस स्थान पर स्थित है, हमें पृथ्वी पर इस चीज़ को जानने की आवश्यकता होती है। तो हम ग्लोब पर इस चीज़ को पहले पहचानेंगे, क्योंकि हम ग्लोब को ही ना पृथ्वी माने हैं, तो हम ग्लोब पर कोई चीज़ को दिखाएंगे, मतलब हम किस पर दिखा रहे हैं किसी चीज़ को, पृथ्वी पर। अगर मान लो हम ग्लोब पर अपने भारत की स्थिति को देख रहे हैं, इसका मतलब हम कहाँ पर अपने भारत की स्थिति को देख रहे हैं, पृथ्वी पर। आया बात समझ में? तो इसलिए ग्लोब पर हम किसी भी स्थान की सही स्थिति का वर्णन करेंगे, इसका मतलब कि हम पृथ्वी पर उस स्थान को ढूंढ रहे हैं। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? चलो, अब ग्लोब पर किसी भी स्थान को उसकी सही स्थिति में दिखाने के लिए जो है ना कुछ रेखा। ठीक है, देखो ग्लोब में झुकी अवस्था में जो सुई है इसको क्या बोलते हैं, अक्ष। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन पृथ्वी पर ऐसी कोई सुई नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसको हम एक काल्पनिक रेखा मान सकते हैं। क्लियर है? और कोई दिक्कत नहीं? अब देखो जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, उसी तरह हम ग्लोब को भी पश्चिम से पूर्व की ओर घुमा सकते हैं। ठीक, लेकिन पहले ये समझो कि ये सुई ग्लोब के जिस दो बिंदुओं से होकर गुजरती है ना, इस दोनों बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब ध्यान से देखोगे, यही है पृथ्वी। अब इसका जैसे जो ग्लोब में एक सुई दो बिंदुओं से गुजरी है, वैसे हम यहाँ पर एक बिंदु ये हो सकता है ऊपर वाला, एक बिंदु ये। ठीक है, तो इस ऊपर वाले बिंदु को हम लोग बोलते हैं उत्तर ध्रुव। ठीक है, उत्तर ध्रुव, और नीचे वाले बिंदु को दक्षिण ध्रुव। यहाँ तक क्लियर है? देखो जो सुई
मतलब ग्लोब में जिन दो सिरों से या जिन दो बिंदुओं से होकर गुजरती है ना ग्लोब पर सुई, उन दोनों बिंदुओं को क्या बोलते हैं? ध्रुव। और उसमें से ऊपर वाले ध्रुव को उत्तर ध्रुव और नीचे वाले ध्रुव को दक्षिण ध्रुव। इतना क्लियर है? एक रेखा है ग्लोब पर जिसको हम बोलते हैं विषुवत वृत्त। ठीक है, विषुवत वृत्त, ध्यान से समझना इसको। क्या है ये? विषुवत वृत्त। क्लियर है यहाँ तक? विषुवत वृत्त ये एक काल्पनिक रेखा है। कहाँ पर? ग्लोब पर। ठीक है, और ग्लोब पर हम इस काल्पनिक रेखा को मान रहे हैं, यानी इस काल्पनिक रेखा को हम कहाँ मान सकते हैं? और पृथ्वी पर। ग्लोब को ही ना हम पृथ्वी माने हैं, तो अब जो भी हम कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं? पृथ्वी पर। क्लियर है? चलो, तो ये विषुवत वृत्त हो गया। क्लियर है? अब देखो, ये जो विषुवत वृत्त है ना, ये पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है। ठीक, एक नीचे वाला ये भाग और एक ऊपर वाला ये भाग, ये दोनों बराबर का आधा भाग होता है। ऊपर वाले भाग को देखो, उत्तर ध्रुव वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, ध्यान से समझना। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है? ये हो गया तुम्हारा दक्षिणी गोलार्ध और ये क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। इतना तक क्लियर है? अब देखो, ये जो विषुवत वृत्त है ना, ये विषुवत वृत्त, इसके समानांतर हम ऐसे और वृत्त खींच सकते हैं। अब देखो, तुम लोग को ऐसा लगेगा कि ये तो हम रेखा खींच रहे हैं, लेकिन हम इसको वृत्त बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं वृत्त? तो देखो, जब हम समतल आकृति पर खींच रहे हैं तब ना ये रेखा दिख रहा है, लेकिन जब हम गोलाकार आकृति पर खींचेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। देखो, ध्यान से समझो। देखो, ये ग्लोब पर तुम एकदम बीच में सबसे मोटी रेखा देखते हो, एकदम बीच में, यही विषुवत वृत्त है। अब देखो, ये विषुवत वृत्त जो है, तो ये पूरा गोलाकार आकृति में ऐसे खींचा हुआ है ना, ऐसे, तो ये तो वृत्त है ना, ऐसे खींचा हुआ है पूरा। ठीक, लेकिन ये गोलाकार आकृति है तब ना ऐसा दिख रहा है। जब हम समतल आकृति पर इसको देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा हमको। एक तरफ से देखो ना तो तुमको ऐसे ही दिखेगा, एक तरफ से, एक ही साइड वाला दिखेगा, दूसरा साइड वाला तो नहीं दिखेगा। तो ये एक साइड का दिखेगा, तो इस समतल आकृति पर क्या दिखेगा? एकदम प्लेन, और प्लेन दिखेगा तो एक रेखा की तरह दिखेगा। तो इसलिए ये इस पर एक रेखा की तरह दिख रहा है, लेकिन है ये क्या? एक वृत्त है, ये एक गोलाकार आकृति है पूरी। ठीक है, इसीलिए इसको विषुवत रेखा ना बोल करके विषुवत वृत्त बोलते हैं। क्लियर है इतना? और विषुवत वृत्त के समानांतर, मतलब इसी के समानांतर, इसी के जैसा ऊपर भी हम ऐसे करके कितना भी वृत्त खींच सकते हैं ऐसे। ठीक है, कहाँ तक? ध्रुव तक। आ रहा बात समझ में? ध्रुव तक। और नीचे भी खींच सकते हैं। ठीक है, नीचे भी ध्रुव तक खींच सकते हैं। आया बात समझ में? विषुवत वृत्त के समानांतर। और यही जो विषुवत वृत्त के समानांतर हम जितना भी वृत्त खींचे है ना, इसी को बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश। यानी विषुवत वृत्त के समानांतर सभी वृत्तों को, या विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों तक सभी वृत्तों को, ध्रुवों तक, ध्रुव के बाहर थोड़ी ना आएगा। ठीक, ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्तों को हम अक्षांश बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, इस अक्षांश में जो है ना, विषुवत वृत्त, अक्षांश को अंश में मापा जाता है, यानी डिग्री में। ठीक है, तो इस विषुवत वृत्त को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश मानते हैं। 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री। और इसके ऊपर जो है ना बढ़ता चला जाएगा, तो ये ऊपर 10 डिग्री मान लो ये होगा। ऐसा नहीं कि हम माप के लिख रहे हैं 10 डिग्री, मान के चल रहे हैं कि ये 10 डिग्री होगा, ये 20 डिग्री, 10 डिग्री के अंतराल में मान के चल रहे हैं। और जब जिस टर्म में हम वास्तविक रूप से मापेंगे उस टर्म में हम एकदम सही मान लेंगे। इससे जितना डिग्री आगे होगा उतना ही डिग्री पर हम अक्षांश खींचेंगे, मतलब जितना डिग्री हमको खींचना होगा। क्लियर है? यहाँ पर हम मान लें कि ये वाला अक्षांश कितना होगा? 10 डिग्री, फिर ये वाला 20 डिग्री, फिर ये 30, इसी तरीके से 90 डिग्री अक्षांश तक जाएगा। और जो 90 डिग्री अक्षांश होगा ना, वो तुम्हारा उत्तर ध्रुव होगा। यानी उत्तर ध्रुव कितने डिग्री अक्षांश पर होगा? 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री। और फिर इसी तरह नीचे भी आएगा 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, इस तरीके से आएगा। और 90 डिग्री पर क्या होगा? दक्षिण अक्षांश, दक्षिण ध्रुव अक्षांश। समझ में आ गया? ठीक, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर उत्तर ध्रुव होता है। 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से,
ये विषुवत वृत्त के इधर भी अक्षांश है, इधर भी जितनी रेखा है सब अक्षांश है, और इधर भी जितनी रेखा है सब अक्षांश है। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम बोलते हैं 30 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री अक्षांश, तो तुम बताओ कि हम किस अक्षांश के बारे में बात कर रहे हैं, इस 30 डिग्री अक्षांश या इस 30 डिग्री अक्षांश? हम सिर्फ 30 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, तो क्या ये पता चल पाता है कि इस अक्षांश के बारे में बोल रहा है या इस अक्षांश के? नहीं ना पता चल रहा है। तो हमें इस 30 डिग्री अक्षांश के साथ इसकी दिशा भी बतानी होगी कि ये हम उत्तरी अक्षांश बोल रहे हैं या फिर दक्षिणी अक्षांश, है ना। ये देखो, विषुवत वृत्त के उत्तर में जितनी समानांतर रेखाएं हैं इस सबको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, यानी विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित सभी अक्षांश को उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण में स्थित सभी अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश। तो जब हम 30 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, तो अगर हम उत्तरी अक्षांश बोल रहे हैं तो इसके साथ हमें 30 डिग्री अक्षांश उ, रेखा उ का उपयोग करना पड़ेगा, यानी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी ऐसे लिखना पड़ेगा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऐसे, ठीक है। और अगर हम दक्षिणी बोलेंगे तो इसको हम लिखेंगे 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी उत्तर को रेखा उ से डिनोट करेंगे और दक्षिण को रेखा शब्द उत्तर को उ से और दक्षिण को द से। अगर हम 20 डिग्री लिखेंगे तो 20 डिग्री द, 20 डिग्री द, यानी दक्षिण, यानी समझ में आ गया कि 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है वो। और अगर 20 डिग्री उ लिखे तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्लियर है? और अक्षांश के साथ साथ दिशा लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर दिशा नहीं लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि हम उत्तरी बोल रहे हैं या फिर दक्षिणी बोल रहे हैं। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो अब ध्यान से समझोगे थोड़ा सा, नहीं इसको हम मिटा दें। देखो ये इसमें हम अभी तक जो पढ़े हैं इसमें 3 गो मुख्य अक्षांश है। कौन कौन? एक तो विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश, एक तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो दक्षिण ध्रुव है, और एक तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिस पर उत्तर ध्रुव है। ये 3 गो मुख्य है। इसके अलावा 4 मुख्य अक्षांश और हैं जिसको अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। 4 मुख्य अक्षांश याद रखना, अभी आगे ध्यान दो। इसको मिटा दें? चलो देखो ध्यान से देखो, ये उत्तर ध्रुव हो गया। क्या हुआ? उत्तर ध्रुव। नीचे वाला ये दक्षिण ध्रुव। क्लियर है? ये बीच में क्या रहता है? विषुवत वृत्त। क्लियर है? चलो इसका मान कितना होता है? इसका मान 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और इसका मान 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्लियर है? यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर उत्तर ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर दक्षिण ध्रुव। अब देखो इस विषुवत वृत्त के वृत्त मतलब इसके अलावा 4 और अक्षांश रेखा है। देखो ध्यान से, इसके 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा होती है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। और इसके 23.5 डिग्री दक्षिण में भी एक रेखा होती है जिसको बोलते हैं मकर रेखा। दक्षिण वाली रेखा को मकर रेखा और उत्तर वाली रेखा को कर्क रेखा। याद रहेगा? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। क्लियर है? उत्तर वाली रेखा को कर्क रेखा, दक्षिण वाली को मकर रेखा। क्लियर है? अब देखो फिर इसी के यानी उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक रेखा होती है जिसको बोलते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त। उत्तर ध्रुव वृत्त। देखो इसके ऊपर 90 डिग्री अक्षांश पर उत्तर ध्रुव और उसके नीचे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर उत्तर ध्रुव वृत्त, और इसी तरह 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर
दक्षिण ध्रुव वृत्त। क्या होता है? दक्षिण ध्रुव वृत्त। क्लियर है? ये 4 जो अक्षांश है ये मुख्य है, जो किसी भी स्थान या किसी भी स्थिति को हमको सही तरीके से दिखाने के लिए बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है। ठीक है, कौन कौन देखो, 0 डिग्री पर विषुवत वृत्त हो गया, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर उत्तर ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर दक्षिण ध्रुव, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर दक्षिण ध्रुव वृत्त, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर उत्तर ध्रुव वृत्त। ठीक है, ये देखो 1 2 3 इधर और 3 इधर और बीच में ये 7 अक्षांश जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी बिंदु की सही स्थिति का वर्णन करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? अब देखो इस पर जो है ना हम लोग पृथ्वी, यही पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी पर जो है ना सूर्य का प्रभाव कैसे पड़ता है, सूर्य का ताप कटिबंध, उसको हम देखते हैं, यानी सूर्य का ताप इस पर किस तरीके से पड़ता है। ठीक है, उसको देख लेते। देखो ध्यान से समझना, ये कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा, और ये क्या है? मकर रेखा। ये दोनों के बीच जो है ना सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के समय सिर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, एक बार, जिसके कारण इस क्षेत्र पर जो है ना सूर्य का ताप जो है या सूर्य का उष्मा जो है अत्यधिक पड़ता है, यानी अधिक पड़ता है। आ रहा बात समझ में? और इसीलिए इस जगह को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध का क्षेत्र जो होता है वो कर्क रेखा से मकर रेखा तक, यानी ये इस बीच को क्या बोलते हैं? ये इस बीच को उष्ण कटिबंध। लेकिन इसके ऊपर वाला यानी मकर रेखा के बाद दक्षिण ध्रुव तक और इस तरफ कर्क रेखा के बाद उत्तर ध्रुव तक, ये दोनों क्षेत्र में, ये दोनों को छोड़ के, अब इस क्षेत्र को छोड़ के ये और इस क्षेत्र में जो है ना सूर्य की किरणें जो है ना तिरछी पड़ती है, तिरछी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर वर्ष में किसी भी समय सूर्य सिर के ठीक ऊपर नहीं होता है। और इस जगह पर जो है ना सूर्य का मध्यम तापमान प्राप्त होता है, मध्यम। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। क्लियर है यहाँ तक? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध का यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्र और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्र, और इसके ऊपर यहाँ तक ध्रुव तक, और इसके ऊपर ध्रुव तक जो है ना सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती है, यानी बहुत कम प्रकाश पड़ता है यहाँ पर सूर्य का। इसलिए इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और बहुत कम ताप प्राप्त होता है। तो तापमान जितना कम प्राप्त होगा उतना ही ठंडा होगा ना, और इसीलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। ध्यान से देखोगे उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक? कर्क रेखा से मकर रेखा। फिर उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध का देखो ध्यान से, दक्षिण ध्रुव में मकर रेखा से दक्षिण ध्रुव वृत्त तक ये वाला क्षेत्र, और फिर उत्तर ध्रुव में यानी ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से उत्तर ध्रुव वृत्त, यानी इसके बीच, ये दोनों के बीच और नीचे ये दोनों के बीच। और फिर शीत कटिबंध का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक? दक्षिण ध्रुव वृत्त से दक्षिण ध्रुव तक और उत्तर ध्रुव वृत्त से उत्तर ध्रुव तक, यानी ये और ये क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा ठंडी कहाँ होती है? ध्रुव पर, यहाँ। ठीक, उससे कम यहाँ। ठीक है, और सबसे कम यहाँ, यानी सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ बीच में। ठीक है, उष्ण कटिबंध दक्षिण ध्रुव। क्लियर है? अब देखो ये उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा होती है इसी को बोलते हैं देशांतर। ठीक है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको क्या बोलते हैं? देशांतर। ये क्या है? देशांतर। क्लियर है? अब देखो अक्षांश, ध्यान से देखोगे अक्षांश जो है, देखो ये मुख्य रूप से क्या है? एक क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज। ठीक है, पहचानने के लिए हम बता देते हैं, क्षैतिज रेखा ये हो गई अक्षांश, और ये देखो ये लंबवत रेखा है। ठीक है,
ठीक, वर्टिकल लाइन, तो इसको देशांतर हम बोलते हैं। क्लियर? अब देखो ध्यान से, जो ये अक्षांश था, ये विषुवत वृत्त है ना, विषुवत वृत्त से देखो, ध्यान से देखोगे तो ऊपर की ओर इसका आकार छोटा होता चला जाता है। देखो यहाँ पर छोटा, फिर यहाँ पर जैसे जैसे पृथ्वी की गोलाई कम होती जाएगी वैसे वैसे ये अक्षांश छोटा होता चला जाएगा। यहाँ पर भी, नीचे भी वैसे ही, ठीक। लेकिन जो देशांतर होता है ना, वो यहाँ पर जितना है उतना ही यहाँ पर भी होगा। यानी जितना भी देशांतर हम खींच सकते हैं पृथ्वी पर, वो सभी देशांतर आपस में क्या होगा? बराबर होगा, एक जैसा होगा, एक बराबर होगा। क्लियर है? लेकिन जैसे जैसे ये ध्रुवों की ओर बढ़ेगा, देखो जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेगा ये, ठीक है, ध्रुवों की ओर, जैसे देशांतर मान लो कि ये जो हम खींच रहे हैं ना ऐसे, देखो जैसे जैसे ये दोनों ये देशांतर जो है, जैसे ये और ये जैसे जैसे ध्रुव की ओर यहाँ तक बढ़ रहा है, वैसे वैसे देखो एक दूसरे से नज़दीक आता रहा है, आ रहा ना, एक दूसरे से नज़दीक, और ध्रुव पे जाकर ये जो है ना मिल जाता है। तो ध्रुवों की ओर जाते जाते जो है ना, इसकी दूरी एक दूसरे से कम होती जाती है, और ध्रुव पर जाकर ये सब मिल जाती है, और ये जहाँ पर इसकी मतलब जो दूरी होती है वो शून्य हो जाती है, इसके बीच की दूरी शून्य हो जाती है। देखो ना, सभी देशांतर है ना, देखो ये भी देशांतर खींचे हम, और ये भी देखो यहाँ ध्रुव पर है तो देखो एकदम मिला हुआ है। फिर जैसे जैसे मतलब दूर होता जाएगा वैसे वैसे, मतलब जैसे जैसे हम बीच में जाते आएंगे वैसे वैसे दूर होता जाएगा, लेकिन फिर ध्रुव पर आने पर ये नज़दीक होता जाएगा एक दूसरे से, और फिर ध्रुव पर जाकर मिल जाएगा, जहाँ पर इसके बीच की दूरी फिर से 0 हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, ये एक अर्धवृत्त भी लग रहा है तुमको, लग रहा है ना अर्धवृत्त, जो खींच रहे हैं जो, ये क्या लग रहा है? अर्धवृत्त है ना। तो ये अर्धवृत्त का निर्माण करती है, यानी ये जो देशांतर रेखा है ये एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है, वो अक्षांश पूरा वृत्त का, और ये अर्धवृत्त। क्लियर है? ये अर्धवृत्त का। अब देखो ध्यान से, तो जैसे अक्षांश समानांतर होती है, ठीक, एक दूसरे, और ये ध्रुवों तक छोटी होती जाती है, वैसे ये छोटी होती नहीं आती, बल्कि ये सब रेखाएं जो है ना एक दूसरे से समान होती है, लेकिन ये ध्रुवों की ओर जो है ना इसके बीच की दूरी घटती जाती है, और ये ध्रुव पर जाकर सब एक साथ मिल जाती है। अब देखो ध्यान से, जब ये सारी जो देशांतर रेखाएं हैं सब एक जैसी है, सब की सब एक जैसी है, तो तुम ये बताओ कि इसमें से किसको प्रमुख माना जाए और कहाँ से गिनती शुरू की जाए। तो यही समस्या का समाधान करने के लिए जो ना सारा देश मिलके क्या किया कि कोई ऐसा देशांतर, ठीक है, कोई ऐसा देशांतर जो ग्रीनिच एक जगह का नाम है, ठीक है, जहाँ पर ब्रिटिश राजकीय वेधशाला भी स्थित है, तो उसी ग्रीनिच से होकर जो देशांतर गुजरेगा ना, जो देशांतर गुजरेगा उसको माना गया प्रमुख देशांतर, या इसको बोलते हैं हम प्रमुख यामयोत्तर। ठीक है, यामयोत्तर इसको ऐसे बोलते हैं, यामयोत्तर। क्लियर है? प्रमुख यामयोत्तर। तो ग्रीनिच से गुजरने वाली जो देशांतर है या जो यामयोत्तर है उसको क्या माना गया? प्रमुख देशांतर, या उसी को हम बोलते हैं प्रमुख यामयोत्तर। क्लियर है इतना? ठीक है, ग्रीनिच से होकर गुजरने वाली जो देशांतर है उसको क्या बोलते हैं? प्रमुख यामयोत्तर। और इसी से इधर और इधर गिनती शुरू की, मतलब गिनती की जाती है। ठीक है, इससे इधर इसका मान जो है ना 0 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 0 डिग्री। क्लियर है? 0 डिग्री होता है। और यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पूर्व यानी यहाँ तक 180 डिग्री पूर्व पूरा घूम के 180 डिग्री, और या इधर फिर 180 डिग्री पश्चिम, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक हम यहाँ से गिनती कर सकते हैं। और ये भी याद रखना कि ये जो देशांतर है यहाँ पर 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित होता है। देखो ना, देखो जहाँ से ये पूर्व खत्म होगा वहीं से पश्चिम शुरू। ये बीच वाला है तो इधर का जितना है ये सब पूरब में आ गया, और इधर का जितना है सब पश्चिम में आ गया। तो देखो ना, ये यहाँ से शुरू होकर के यहाँ जो खत्म होगा तो 180 यहाँ है ना, और इसी रेखा पर पश्चिम खत्म, और फिर यहीं से पश्चिम शुरू। क्लियर है? तो इस प्रकार जो है ना प्रमुख देशांतर और 180 डिग्री देशांतर मिलके दो, मतलब पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटती है। एक इधर वाला हो गया पूर्वी गोलार्ध और एक इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध। देखो
और अगर इसी में हम फिर ये विषुवत वृत्त को ही कर दिए तो फिर इसके ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, और यहाँ से इस तरफ पूर्वी गोलार्ध और इस तरफ पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम ये बता दिए कि देशांतर को और अक्षांश को दोनों को डिग्री में मापा जाता है और फिर डिग्री को मिनट में और मिनट को सेकंड में मापा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब देखो, अक्षांश भी समझ में आ गया तुमको। ये क्या है? अक्षांश। और ये जो लंबवत रेखा है ये देशांतर। क्लियर है यहाँ तक? देशांतर। अब देखो ध्यान से, ये देशांतर और अक्षांश समझने के बाद अब हम यहाँ पर बताते हैं कि किसी भी स्थान की स्थिति का पता हम कैसे करते हैं। तो देखो, असम में एक धुबरी है, धुबरी एक जगह का नाम है। क्या नाम है इसका? धुबरी। धुबरी, ठीक, जो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री नहीं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। स्थान का अक्षांश और देशांतर पता हो तो हम उसको ग्लोब पर आसानी से देख सकते हैं कि ये कहाँ पर है। देखो ध्यान से, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, तो ये देखो अक्षांश कौन है? ये हो गया तुम्हारा विषुवत वृत्त। यहाँ से ऊपर की ओर अक्षांश गिनते हैं ना, तो मान लो 26 डिग्री अक्षांश ये है तुम्हारा। उत्तरी अक्षांश है ये, उत्तर ध्रुव में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में तो उत्तरी अक्षांश होगा ना, तो ये 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया। और अब 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर मान लो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर ये वाला है, मान लो, ठीक। मतलब देशांतर तो खींचेंगे तो 180 डिग्री तक होगा ना, लेकिन मान लो ये पूर्वी देशांतर ये 180, मतलब ये 90 डिग्री वाला है, तो ये 90 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली रेखा, ठीक। और ये 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली रेखा, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ काटती है ना, तो यही जो स्थान होगा, यानी जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटेगी वही स्थान कहलाएगा धुबरी। क्या कहलाएगा? धुबरी। यानी धुबरी की सही स्थिति कहाँ है? यहाँ है। इस तरीके से हम किसी भी स्थान का अगर अक्षांश और देशांतर दिया हुआ हो तो हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? देशांतर और समय देखो, छुटका ऐसा बना दिए हैं, ये उत्तर ध्रुव ये दक्षिण ध्रुव, मिला दो इसको। ये यही प्रमुख श्यामी उत्तर है ना, जो ग्रीनिच से होकर गुजरती है, ठीक। देखो, समय को मापने का जो सबसे अच्छा साधन होता है वो पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह की गति होती है, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय का मतलब क्या? सूर्य का उगना, और सूर्यास्त का मतलब सूर्य का डूबना, ये प्रतिदिन होता है। तो पूरे विश्व में जो है ना, ये समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है। देखो, स्थानीय समय का अनुमान हम कैसे लगाते हैं? जो सूर्य के द्वारा बनाई गई परछाई होती है, परछाई, वो देखो कि दोपहर के समय सबसे छोटी होती है, और मतलब सुबह जिस समय सूर्य उगता है उस समय सबसे लंबी, और फिर शाम में जिस समय सूर्य डूबता है उस समय भी सबसे लंबी होती है। यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखो, ग्रीनिच पर, ये ग्रीनिच पर है ना प्रमुख श्यामी उत्तर स्थित, ग्रीनिच पर जो स्थान है उस स्थान पर सूर्य आकाश में जिस समय सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है, उस समय ग्रीनिच पर जितना भी स्थान स्थित है उस समय हर जगह पर दोपहर होता है। क्या होता है? दोपहर। और ग्रीनिच से इस तरफ, यानी ये प्रमुख श्यामी उत्तर है, इसको 0 डिग्री दे दो, हम ये कर देते हैं, ठीक। अब देखो, इसके पूरब यही है ना, इसके पूरब में जो स्थान है, पूरब में, वहां पर ग्रीनिच के समय से अधिक समय हो रहा होगा, यानी पूरब का समय, ग्रीनिच से पूरब का समय जो है वो ग्रीनिच के, यानी ग्रीनिच पर जो स्थान स्थित है उसके समय से इसके पूरब का समय आगे होगा, ठीक। और इसके पश्चिम का समय ग्रीनिच के स्थान पर जो समय है उससे पीछे होगा, ठीक है। अब समय को मापते कैसे? देखो, ध्यान से देखना, पृथ्वी 24 घंटा में देखो यहाँ पर 24 घंटे में कितना घूमती है? 360 डिग्री, यानी एक घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। एक घंटे में 15 डिग्री, और 4 मिनट में वो 1 डिग्री घूम जाएगी। 4 मिनट में 1 डिग्री। तो देखो ध्यान से, अगर हम मान लेते हैं कि ग्रीनिच पर 12 बज रहा है, ग्रीनिच पर जो स्थान है वहाँ पर कितना बज रहा है? 12 बज रहा है।
तो ग्रीनिच से 1 डिग्री के पूरब में जो स्थान है वहाँ का समय जो है ना, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो पूरब का समय आगे और पश्चिम का समय पीछे होगा। तो ग्रीनिच के 1 डिग्री पूरब वाले स्थान पर, 1 डिग्री पूरब वाले स्थान पर 1 डिग्री कितना मिनट में घूमती है पृथ्वी? 4 मिनट। तो 1 डिग्री आगे वाले स्थान पर समय जो होगा वो 4 मिनट आगे होगा। तो अगर ग्रीनिच पर 12 बज रहा है तो इसके 1 डिग्री पूरब में 12:04 होगा, और यही 1 डिग्री पश्चिम में 11:56 होगा, क्योंकि 4 मिनट कम होगा। अगर 2 डिग्री आगे देखेंगे तो 4 मिनट ज़्यादा होगा, यानी 2 डिग्री पूरब में तो 8 मिनट ज़्यादा होगा, यानी 12:08 हो रहा था। और यही पीछे देखेंगे तो वो 11:52 हो रहा होगा। आया बात समझ में? और इसी तरह अगर मान लो 15 डिग्री बाद देखते हैं, यानी ग्रीनिच से 15 डिग्री पूरब में, तो 15 डिग्री कितना घंटा में घूम रहा है? 1 घंटा में। तो यहाँ का समय यानी 15 डिग्री पूरब का समय जो है ना 1 घंटा आगे होगा, और यही 15 डिग्री पश्चिम का समय वो 1 घंटा पीछे होगा। अब असल में तो अगर ग्रीनिच पर 12 बज रहा है तो 15 डिग्री पूरब में 1 बज रहा होगा, ठीक है, और 15 डिग्री पश्चिम में 11 बज रहा होगा। अब असल में ठीक। अब देखो ध्यान से, जो एक ग्रीनिच का समय होता है ना, ग्रीनिच पर ही नहीं, जिस स्थान पर सूरज आकाश के सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है जिस समय, उस समय हर स्थान पर 12 बज रहा होता है, 12 हर जगह। और उस समय जो है ना, जो घड़ी जो समय बताएगी यानी 12, वो उसका स्थानीय समय होगा, इसी को बोलते हैं इसका स्थानीय समय। ग्रीनिच पर देखो, भारत में भी एक मानक समय है। भारत में 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से जो देशांतर गुजरता है, जो याम्योत्तर गुजरता है, उसको जो है ना भारत का मानक याम्योत्तर माना गया, ठीक है, भारत का प्रमुख याम्योत्तर। और इससे पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर समय की गणना की जाती है। क्लियर है? भारत का जो प्रमुख याम्योत्तर है वो कौन है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और इसी से पूर्व और पश्चिम की ओर समय की गिनती की जाती है। क्लियर है? इतना समझ आ गया? वो तो ग्रीनिच वाला तो वो तो पूरे विश्व के लिए हो गया, और ये भारत के लिए। अब देखो, कभी कभी सुनते होगे तुम लोग कि इंग्लैंड में कोई मैच है जो 2 बजे शुरू होने वाली है, और यहाँ भारत में वो 7:30 बजे शुरू होगा। तो ऐसा क्यों? देखो, जो भारत का समय है ना, जो भारत जो है वो ग्रीनिच से 82.5 डिग्री पूर्व में, ठीक है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो ग्रीनिच का समय है, ठीक है, जो ग्रीनिच का समय है उससे भारत का समय 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो अगर ग्रीनिच पर 12 बज रहा होगा तो यहाँ भारत में 5.5 बज रहा होगा। तो इसीलिए जो मतलब ब्रिटेन है यानी लंदन है, वहाँ पर ग्रीनिच वहीं से गुजरता है। तो वहाँ पर अगर मान लो 2 बज रहा होगा तो वहाँ के समय से जो भारत का समय होगा वो 5.5 घंटा आगे होगा, तो यहाँ 7:30 बज रहा होगा। तो वहाँ जो मैच 2 बजे शुरू होने वाला होगा वो यहाँ 7:30 बजे शुरू होने वाला है। अब बात